सो गाइज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी, राम राम। सबका स्वागत करते हैं एक और मज़ेदार की वीडियो में। PR फास्ट पेज पे नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी अरसे से कोई वीडियो नहीं आई, रीज़न बीइंग जैसे मैं कोर्स में इनरोल्ड हूँ तो उसमें बिजी था थोड़ा सा, फिर और काम होते हैं, फिर तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो ऐसे करके कुछ कॉन्टिन्यूशन में वीडियो बन नहीं पाई। पर कंटेंट बहुत अमेजिंग का लेके आया हूँ। आज की वीडियो खास क्या होने वाली है, आज की वीडियो में कवर करूँगा फैमिली क्लास इमिग्रेशन कनाडा में। जो स्पाउसेस होते हैं, कॉमन लॉ रिलेशनशिप होते हैं, कॉन्जुगल रिलेशनशिप होते हैं, या फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर सिबलिंग्स, ये सारी जो कैटेगरी आती है मैं डिटेल में कवर करूँगा। इनकी स्पॉन्सरशिप कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा क्या प्रोसेस रहता है स्पॉन्सरशिप में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर करूँगा जो कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा वीडियो में। पहली दफ़ा आए हैं चैनल जी इमिग्रेशन न्यूज़ का, बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है कनाडा फैमिली क्लास इमिग्रेशन की बात करेंगे, तो अभी कवर करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। थैंक यू। तो जी बात करते हैं पहले फैमिली क्लास इमिग्रेशन है क्या। तो फैमिली क्लास इमिग्रेशन में बेसिकली आपके स्पाउसेस, कॉमन लॉ पार्टनर या कॉन्जुगल पार्टनर्स, या फिर उनके डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपके सिबलिंग्स, और अगर आपके कोई रिलेटिव है, ऑर्फेंड है, वो भी फैमिली क्लास में आ सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस के साथ उनको भी स्पॉन्सरशिप दी जा सकती है। तो ये फैमिली क्लास की कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज बेसिकली दो तरह से होती हैं, वो मैं बाद में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पहले ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए, ये सारे केसेस जो आते हैं वो फैमिली क्लास में आ सकते हैं। इसमें एक और जो फैक्टर समझने वाला ये है कि अगर आपके केस है डिनाई हो जाते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, इमिग्रेशन अपील डिवीज़न होती है, इमिग्रेशन डिवीज़न होती है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न है, रिफ्यूजी अपील डिवीज़न है। तो यहाँ पर जो काम करती है फैमिली क्लास इमिग्रेशन में, वो काम करती है IAD, जिसे बोलते हैं इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में। उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे इस फैमिली क्लास इमिग्रेशन में वो काम करती है। पहले हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली क्लास इमिग्रेशन क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से इसमें स्टेप्स रहते हैं स्पॉन्सरशिप में। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि जो मेन दो कैटेगरीज़ हैं इमिग्रेशन में वो कैसे काम करती हैं फैमिली क्लास में। सो फर्स्ट कैटेगरीज इसे बोलते हैं स्पाउसल के लिए, जो कनाडा इन क्लास, या फिर स्पाउसल कॉमन लॉ पार्टनर इन कनाडा क्लास बोलते हैं इसको। दूसरा होता है आउटसाइड कनाडा क्लास, उसको फैमिली क्लास में कंसिडर किया जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं थोड़ा ईजी टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, समझते हैं कि स्पाउसल कौन से होते हैं, कॉमन लॉ कौन से होते हैं, या फिर कॉन्जुगल पार्टनर कौन से होते हैं। तो स्पाउसल मीन सिंपली जहाँ पे आपने मैरिज आपकी हो चुकी है, ठीक है, तो वो स्पाउसल में आते हैं। तो इसमें बहुत फेमस एक केस रहा, इसको चावेस बोलते हैं, चावेस वर्सेस कनाडा। तो इसमें कुछ फैक्टर्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज रिलेशनशिप के टेस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, आफ्टर मैरिज क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, कम्युनिकेशन कैसा रहा इन बिटवीन। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स चावेस वर्सेस कनाडा एक केस लॉ है, उसके ऊपर में इन्होंने डिस्कस कर रखा है। दूसरा आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब है कि आप मैरिड नहीं हैं, बट आप अपने पार्टनर के साथ 12 मंथ्स की आपने कोहैबिटेशन की है। तो इसका एक केस लॉ आता है, उसको चेनेको बोलते हैं, चेनेको टेस्ट बोलते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कोहैबिटेशन है, आपकी कॉन्जुगैलिटी क्या है, मतलब आप कितना टाइम रहे हैं, फिर उसके बाद डिपेंडेंसीज आती हैं, सोसाइटल चीज़ें आती हैं, ऐसे काफ़ी 7 फैक्टर्स आते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें स्पाउसल क्या है, कॉमन लॉ क्या है, कॉन्जुगल जो थर्ड वाला है उसके बारे में बताता हूँ। तो कॉन्जुगल बेसिकली वो रिलेशनशिप होते हैं जिसमें आपकी कोहैबिटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कनाडा में हैं और आपका पार्टनर कहीं कोरिया में है, बट आपकी एक कमिटमेंट है, आप रिलेशनशिप में हैं, वो सेम जेंडर का भी हो सकता है, वो ऑपोजिट जेंडर का भी हो सकता है, सेम विद द कॉन्जुगल। ये बेसिकली स्पाउसल केसेस में हैं, या फिर पार्टनर केसेस में। ऐसे ही पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की एक कैटेगरी होती है, और ऐसे ही सिबलिंग्स की हो सकती है, नीस कर सकते हैं आप स्पॉन्सर, अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हैं फैमिली क्लास में। कुछ एक्सेप्शंस भी रहती हैं, कुछ ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स भी रहते हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्पाउसल केस है, या कोई भी कॉन्जुगल या फिर कॉमन लॉ रिलेशनशिप का टेस्ट होता है, वो कैसे किया जाता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पूरी कनाडा की इमिग्रेशन कैटेगरी में स्पाउसल केसेस ऐसे होते हैं जो लेंदी हो सकते हैं। इसको स्क्रूटनी करने के लिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो बहुत डिटेल्ड चीज़ें करते हैं, वो वही कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले आता है
अगर जैसे ही आप स्पाउजल की फ़ाइल लगाते हैं तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि टाइज ऑफ फैमिली कैसा है, जेन्युइननेस टेस्ट होता है, मतलब कि वो चेक करते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि चैवेज़ वर्सेस कनाडा जो एक केस लॉ है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे केस लॉ वो कंसिडर कर सकते हैं आपकी कंडीशन के ऊपर। तो चैवेज़ वर्सेस कनाडा इज़ वन ऑफ द केस लॉ जहाँ पे कंसिडरेशन होती है स्पाउसेस की टेस्ट की। ओके, इसके बाद जब स्पाउसल टेस्ट हो गया, रिलेशनशिप चेक हो गया, अगर वो जेन्युइन रिलेशनशिप आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे चली जाती है फाइल, जिसे बोलते हैं एडमिसिबिलिटी चेक। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एडमिसिबिलिटी का मतलब है कि क्या आपका जो पार्टनर है जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उसकी कोई क्रिमिनल इनविजिबिलिटी तो नहीं है, उसकी कोई मेडिकल इनविजिबिलिटी तो नहीं है, या कोई उसका सेम विद द स्पॉन्सर्स सेम विद द पार्टनर, मतलब कि एप्लीकेंट एंड स्पॉन्सर दोनों की चेक की जा सकती है। ये चीज़ें चेक करने के बाद नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्ज़ाम या फिर क्रिमिनलिटी चेक। क्रिमिनलिटी में भी कुछ एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं, पर अगर सीरियस क्रिमिनलिटी है, कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनलिटी है या कुछ ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं तो उस केस में आपकी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन डिनाई हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर सीरियस क्रिमिनलिटी नहीं है तब वो फेडरल कोर्ट में जा सकती है एप्लीकेशन। आप IAD को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इमिग्रेशन अपील डिवीज़न। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है फिर आपके बायोमेट्रिक्स आ जाते हैं। कुछ केसेस में इंटरव्यू भी कंसिडरेशंस हो जाती हैं, जिसको स्टेप 5 उन्होंने बोला है। जैसे आपके बायोमेट्रिक आते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ऑप्शनल होता है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक किस एप्लीकेशन में आता है। नेक्स्ट आता है, जैसे आपका इंटरव्यू अगर नहीं हुआ तो बायोमेट्रिक हो चुके उसके बाद आपको प्री अराइवल लेटर आ जाता है, फिर आपको ECUPR मिल जाता है जब आप एंटर करते हैं। तो मैं बाहर आउटसाइड कनाडा की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड कनाडा से एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। इनसाइड में भी फॉलो होते हैं। COPR तो बेसिकली जो पोर्ट ऑफ एंट्री भी है वहाँ पे नहीं मिलता, मतलब आपका इन कनाडा ही सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं उसको हो जाती है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें मैंने आपको 6 चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे चेक करती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आपका जेन्युइननेस टेस्ट, एडमिसिबिलिटी टेस्ट, और आपकी फ़ाइल अप्रूव करती है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कनाडा के बाहर से स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इमिग्रेशन अपील डिवीज़न को फाइल कर सकते हैं विदिन 60 डेज़ कि हमारा केस अगर रिजेक्ट हो गया बाय चांस और जेन्युइननेस है आपके रिलेशनशिप में। बट अगर आप इनसाइड कनाडा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगाई बट वो इनसाइड कनाडा क्लास थे, तो आप इमिग्रेशन अपील डिवीज़न को नहीं डाल सकते केस एज़ पर द लॉ। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि कैसे फैमिली टाइज या जेन्युइननेस टेस्ट हो सकता है, या फिर जो भी मेरा स्टेप्स है बेसिकली वो कवर कर दिए। अब मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि सॉरी बहुत ही कॉमन है ये फैमिली स्पॉन्सरशिप में, और बहुत ही ज़्यादा आस्क करते हैं लोग। सॉरी अबाउट दैट, अभी भी थोड़ी सी तबीयत इतनी खास नहीं है, फिर भी कोशिश करके वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज़ साथ दीजिएगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि स्पॉन्सर किस किस को किया जा सकता है। स्पाउसल, कॉमन लॉ, कॉन्जुगल पार्टनर्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ऑर्फन सिबलिंग है उसको स्पॉन्सर किया जा सकता है, आपके नेफ्यूज़, नीज, ग्रैंड चाइल्ड है अगर वो 18 से कम है उनको स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्पॉन्सरशिप हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसकी एज 25 से कम है, उसको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका डिपेंडेंट चाइल्ड है वो स्टिल ही स्टडिंग और डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो कुछ केसेस में 25 की एज भी क्रॉस की जा सकती है। एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आपका डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसका भी कोई अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है, तो वो मैं आगे कवर करता हूँ। MNI की बात करेंगे तो उसमें MNI की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो MNI बेसिकली क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कवर करता है। तो बेसिकली MNI ये क्या है? MNI का मतलब होता है मिनिमम नेसेसिटी इनकम। ये समझने वाली चीज़ है। क्यों? जब भी आप स्पॉन्सर करते हैं किसी को, एक्सेप्शन ये आती है कि आप स्पाउसल नहीं स्पॉन्सर कर रहे, अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपका कोई नीस है, कोई डिपेंडेंट है, आपका कोई ऑर्फन सिबलिंग है, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, तो बहुत सारे केसेस में MNI की रिक्वायरमेंट आती है। MNI होती है मिनिमम नेसेसिटी इनकम, यानी कि आपको एक थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ेगा इनकम का। लास्ट 3 ईयर्स का चेक किया जाता है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू स्पॉन्सर योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो ये आता है कि क्या आउटसाइड ऑफ कनाडा हम अपनी इनकम शो कर सकते हैं? येस, आप डेफिनेटली आउटसाइड ऑफ कनाडा अपनी इनकम शो कर सकते हैं अगर आपने वो रिटर्न फाइल की है T4, जब आप टैक्स सबमिशन करते हैं कनाडा में, यानी कि CRO को आपने रिपोर्ट किया। ओनली इन दैट कंडीशन आप आउटसाइड ऑफ कनाडा अपनी इनकम
शो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंडरटेकिंग क्या रहती है। अंडरटेकिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने अपने स्पाउसल को स्पॉन्सरशिप किया, तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि हाँ मैं 3 साल 5 साल जो भी है मैं अपने स्पाउसल को एज अ डिपेंडेंट कंसिडर करता हूँ, तो वो मेरे पे डिपेंडेंट, अगर वो नहीं भी अर्न करता तो मेरे को बेसिक जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो शेल्टर है चाहे फूड है। ऐसे ही अगर आप स्पाउसल को स्पॉन्सर करते हैं तो 3 इयर्स का अंडरटेकिंग होता है। अगर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं तो माइंड दिस वन 20 इयर्स का अंडरटेकिंग होता है। अगर आप किसी और को स्पॉन्सर करते हैं अदर्स को तो उसमें वो 10 इयर्स का अंडरटेकिंग होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, हु कैन बी योर को साइनर। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप मिनिमम नेसेसिटी इनकम को मीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं जिसमें उनके डिपेंडेंट्स भी हैं, तो अगर इन केस आपकी मिनिमम नेसेसिटी इनकम नहीं आ रही लास्ट 3 इयर्स की तो आप को साइनर ऐड कर सकते हैं। अब वो को साइनर कौन हो सकता है? को साइनर शुड ऑलवेज बी योर स्पाउस। आप स्पाउस को अपना को साइनर ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा को साइनर कोई ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये मैंने आपको मोटे मोटे क्या बोलूँ, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया, ये लोग कवर नहीं करते। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है आपको, तो आपको पता है क्या करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी आ गई है, अगर वो सीरियस नहीं है तो उस केस में डीम्ड रिहैबिलिटेशन की जा सकती है। आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, आपका मतलब आप यू आर क्लीन फ्रॉम ऑल ऑफ दी हैपनिंग्स, तो आप फाइल कर सकते हैं एज अ स्पॉन्सर। इवन लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस का केस लगा लीजिए, तो अगर आपकी रिहैबिलिटेशन हो चुकी है, 5 साल हो चुके हैं आपके कंप्लीट, तो आप फाइल कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के सबमिट कर सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो कुछ भी आपने पूछना है आप कमेंट कीजिए। दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस दो, बट मैं कंसिडर करूँगा आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम PR पाथ पेज पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है, मेहनत डेडिकेशन सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर से मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं RCIC के। अगर आपको लग रहा है कि कोई RCIC फॉलो नहीं कर रहा आपका प्रोफेशनल या उनका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, तो यू कैन गो टू कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच, लंबी नहीं करूँगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और शानदार वीडियो में। अंटिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।